Hello everyone, welcome to the community of economists. Today in this lecture we will discuss the microeconomics portion and the topic is consumer equilibrium. This is applicable for BCom program, BA program, BCom honors, BA economics honors, BBA as well as MBA. So the topic which we are doing today is really common and the most easiest topic, and it is frequently asked in the exams. So let us discuss it in the most simplest and the easiest way. So now here you see we will understand what is consumer equilibrium in a very basic language. Consumer equilibrium refers to a situation when a consumer, given his income, purchases a combination of one or more commodities in such a way that maximizes his satisfaction or utility from its consumption. ठीक है, सी आप इसको ऐसे समझिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है. बेसिकली हम एक कंज्यूमर है, हम इक्विलिब्रियम में कब होंगे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन बताता है जहाँ पर कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम के बीच, जितनी भी उसकी इनकम है उसके बीच में वो दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ का एक कॉम्बिनेशन ख़रीदता है. ऐसा कॉम्बिनेशन ख़रीदे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. मतलब सपोज़ एक कंज्यूमर है, वो टी परचेज़ करने जा रहा है और शुगर परचेज़ करने जा रहा है और उसकी इनकम है 100 रुपीज़. तो वो कितनी क्वांटिटी उस 100 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी वो टी की ख़रीदे, कितनी क्वांटिटी वो शुगर की ख़रीदे, सो दैट कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. और ख़रीदनी किस में है, गिवन इनकम में, क्योंकि इनकम जो है वो कांस्टेंट है. इनकम वो बढ़ा घटा नहीं सकता, तो इनकम जो है वो हमारी कांस्टेंट है. देयरफॉर इट इज़ रिटन दैट गिवन हिज इनकम, एज यू सी हेयर, देयरफॉर इट इज़ रिटन दैट गिवन हिज इनकम. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है, कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब उसके पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये के अंदर अपनी एक या एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन ख़रीद रहा है कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ हो रही है. जैसे कि सपोज़ देखिए कि एक कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज़ है, हमने अभी कहा, उसने एप्पल भी ख़रीदने हैं और ऑरेंजेस भी ख़रीदने हैं. सपोज़ करते हैं हम यहाँ पर एप्पल का प्राइस है 20 पर यूनिट एंड ऑरेंजेस का है 10 पर यूनिट. तो इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, सपोज़ करते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो या 2 एप्पल्स ख़रीद ले. इसमें क्या ख़रीद सकता है, वो 2 एप्पल्स ख़रीद सकता है. 2 एप्पल्स कितने हो गए होंगे, 40 के, और 6 ऑरेंजेस ख़रीद सकता है. ठीक है, ऐसे कर सकता है. या फिर वो 3 एप्पल्स ख़रीद सकता है. ठीक है, वो होंगे 60 के और 4 ऑरेंजेस ख़रीद सकता है. तो वो सारे कॉम्बिनेशंस जो उसके इनकम लेवल में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें वो एक ही कमोडिटी, सारी क्वांटिटी एक ही कमोडिटी की खरीद रहे हैं या सारी क्वांटिटी दूसरी कमोडिटी की खरीद रहे हैं. कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन है. सो यू सी जो उसकी गिवन इनकम लेवल में जो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने वाला कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर परचेज करता है, तब हम उसे कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है. लेट अस सी इट्स डेफिनेशन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गिवन हिज इनकम purchases a combination of one or more commodities in such a way that maximizes his satisfaction or utility from the consumption, and therefore he is not in a position to change the level of consumption, prices of commodities being constant. See, this line is really important. Consumer equilibrium वो situation होगी जहाँ से consumer उस point पे, वो पॉइंट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जिस पॉइंट से कंज्यूमर हिले ना, मतलब कि वो उस पॉइंट से स्विच ना करे. समझ रहे हैं. अगर कंज्यूमर का एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर उसकी इनकम के बीच में और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ के बीच में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और वो वहाँ से स्विच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो उसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो नाउ इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनकम भी कांस्टेंट रहेगी और जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो भी कांस्टेंट रहेंगे. कांस्टेंट रहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि बार बार कमोडिटीज़ के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं. हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्राइसेस भी कांस्टेंट हैं और इनकम भी कांस्टेंट है. ठीक है. नाउ कंसेप्ट ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइन. अब आपने पहले यूनिट्स में पढ़ा होगा, इन केस नहीं भी पढ़ा तो भी यहाँ पर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा बहुत ही सिंपल वे में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम 2 चीज़ों से समझा सकते हैं. एक तो होती है हमारी बजट लाइन, जिसे हम अपनी इनकम लाइन भी कहते हैं. ठीक है. और एक होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है. नाउ सी दिस डायग्राम. ये आपका डायग्राम है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे हमने शुगर ली है, वाई एक्सिस पे हमने टी ली है. आप यहाँ पर गुड एक्स और गुड वाई भी ले सकते हैं. दैट इज़ मोर फिजिबल एंड मोर प्रोफेशनल अप्रोच. सो आप यहाँ पर गुड एक्स एंड गुड वाई भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये पी लाइन जो है
ये हमारी बजट लाइन है। ये बजट लाइन क्या शो करती है? बजट लाइन शो करती है जो इनकम है कंज्यूमर की, ठीक है। बजट लाइन शोज़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर की इनकम बताती है, ये स्ट्रेट है, ये बता रही है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो बेसिकली क्या होता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज़, ठीक है। एंड दैट इज डिनोटेड बाय द बजट लाइन which also shows the income of the consumer, that this is the income of the consumer. And now you see this is IC1, IC2, IC3, these are the different indifference curves. indifference curves अगर आपने यूनिट सेकंड में पढ़ा हो तो indifference curves क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, किसी ने नहीं भी पढ़ा देन भी। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी मच सिंपलर। इंडिफरेंस कर्व्स क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व्स शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज़ विच अ कंज्यूमर कैन बाय। मतलब एक इंडिफरेंस कर्व है, सपोज सीइंग दिस IC1, आप यहाँ पर देखेंगे कंज्यूमर यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, ठीक है, और एल्स ई पे कोई पॉइंट है, या यहाँ पर कोई पॉइंट है, येलो पॉइंट है, ये ई है, ये पॉइंट है। इन तीनों पे जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम ही रहेगी। एक इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व हमें शो करता है जो भी कंज्यूमर डिफरेंट कॉम्बिनेशन खरीद सकता है दो कमोडिटीज़ की। जैसे अभी हमने एप्पल और ऑरेंज की बात की थी कि इधर वो 2 एप्पल्स खरीद सकता है, ठीक है, और 6 ऑरेंजेस खरीद सकता है, और ही कैन बाय 3 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन उसको देंगे सेम यूटिलिटी, मतलब देंगे उसको सेम सेटिस्फेक्शन ही, मतलब वो रहेगा IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 पे ही, ठीक है। सपोजिंगली अगर वो कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदता है, जैसे हमने ये बात की कि एप्पल जो है वो 20 पर यूनिट है और ऑरेंजेस 10 पर यूनिट है, अगर वो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन खरीदता है कि वो 2 एप्पल्स खरीदता है और 2 ऑरेंजेस खरीदता है, तो दैट विल कॉस्ट हिम कितना? 40 + 20 60। तो क्या होगा? वो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हुई। बात को समझो, उसके पास 100 रुपीज़ है लेकिन उसने सिर्फ 60 रुपीज़ खर्च करे, 60 रुपीज़ खर्च करके उसको जो यूटिलिटी मिली है, मतलब इस पॉइंट पे वो खरीद तो सकता है लेकिन यहाँ पर उसको यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या करेगा? अपनी यूटिलिटी को और मैक्सिमाइज़ करेगा तो वो अपर इंडिफरेंस कर्व पे पहुँचेगा, यानी कि IC1 पे। अब बात करें IC3 की कॉम्बिनेशंस जो हैं कि वो सपोजिंगली 4 एप्पल्स खरीद ले और 4 ऑरेंजेस खरीद ले। Is it that possible within the income of 100 rupees? 4 apples will cost you 80 rupees and 4 oranges will cost you 40 rupees. That is equals to 120. So that is not feasible because his income is only rupees 100. So he cannot attain any combination on the IC3 because it is higher. आप ये IC देख रहे हैं, ये ऊपर है IC, ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कांट बाय। वाई? क्योंकि यहाँ पर उसको और इनकम चाहिए, ठीक है। सो बेस्ट हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व कौन सी हुई हमारी इसमें? IC1, जो वो मैक्सिमम बजट के अंदर परचेज कर सकता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम, मूव ऑन टू इट्स डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। अब इसी डायग्राम से हम समझेंगे दो चीज़ें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए ज़रूरी हैं। पहली हमने बात करी कि एक बजट लाइन जो कि हमें इनकम दिखाती है, दैट इज़ दिस PP लाइन, एंड सेकेंड थिंग इज़ इंडिफरेंस कर्व जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाती है कमोडिटीज़ का। अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है, अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम यूटिलिटी वाले पॉइंट पे कैसे पहुंचता है, जो हाईएस्ट अटेनेबल मैक्सिमम यूटिलिटी है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। Okay, now here you see the consumer equilibrium is shown with the help of a diagram. Okay, here you see it is x-axis and this is y-axis. On x-axis we have taken sugar, on y-axis we have taken tea, and the consumer equilibrium is shown by this point E, where the IC1 is tangent to the PP line, that is the income line. Now moving on to its diagrammatic explanation, what it says in the above diagram we have taken sugar and on x-axis and tea on y-axis, as I have told you. PP इज़ द बजट लाइन जो कि एक कंज्यूमर की इनकम दिखाती है, ठीक है, एंड दैट इज़ ट्रेड, दैट इज़ शोइंग दैट इनकम इज़ कांस्टेंट, एंड दीज आर IC1, IC2, IC3 represents the different combination of two goods which a consumer can buy. Okay, now here E shows the point of equilibrium where the IC curve touches the budget line. This is the point. Why this is the point? Because here the IC curve is tangent to the income line, that is the budget line, ठीक है। As we have talked earlier, the points above the point E on the IC2 are desirable but not attainable within the income level of the consumer.
दैट इज़ कोई भी पॉइंट अगर इंडिफरेंस कर्व 3 पे होगा वो डिज़ायरेबल तो होगा, कंज्यूमर चाहेगा तो सही वो खरीदना, बट वो खरीद नहीं सकता बिकॉज उसकी उतनी इनकम नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अटेनेबल। और अगर हम यही बात करें IC2 पर, सॉरी आई हैव नॉट मार्क्ड हेयर, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, अगर हम यही बात करें IC2 पर जो कि IC1 से नीचे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, बी पॉइंट अटेनेबल है, कंज्यूमर की उतनी इनकम है कि वो कोई भी IC2 पे या फिर उसके नीचे कोई भी पॉइंट है वो वहाँ पर कोई भी कमोडिटी खरीद सकता है, दैट इज़ अटेनेबल, डेफिनेटली अटेनेबल। बट वहाँ पर कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो मैक्सिमाइज़ नहीं होगी। तो जब वो मैक्सिमाइज़ नहीं होगी सेटिस्फेक्शन, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर ऑफ द कमोडिटी, सो ही विल रीच द IC1 बिकॉज IC1 अल्टीमेटली इट टचेज द बजट लाइन। वाई इट टचेज द बजट लाइन, बिकॉज जो कॉम्बिनेशन IC1 पे हैं दैट आर अटेनेबल विद इन द गिवन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इस डायग्राम से ओवरऑल हमें क्या पता लगता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे फॉर्म होता है। ई पे फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो IC कर्व है वो टच कर रही है हमारी इनकम लाइन को, PP को, ठीक है। और IC3 पे क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमें इनकम हायर चाहिए। और IC1 पे क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फुलफिल होने के लिए दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एंड ये कंडीशंस आपको अपने एग्ज़ाम में जब भी आप आंसर फॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जो BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या BA इकोनॉमिक्स के BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जब भी आप कोई आंसर फॉर्म कर रहे हैं, आपका 15 या 20 मार्क्स का आंसर आता है, तो आपको ये दो कंडीशंस बहुत क्लियरली मेंशन करनी है, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फुलफ़िल करने के लिए ये दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो कंज्यूमर विल नॉट बी ना इक्विलिब्रियम। सो लेट अस नाउ understand what are these two conditions. These are first order condition as well as second order condition. So first order condition states that the slope of the budget line must be equal to the slope of the highest possible indifference curve. Here we have use the word highest possible. मतलब समझना, highest possible मतलब जिस highest indifference curve पे हम जा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम देखा, जो कि अब इसमें आप हाईएस्ट करेंगे इंडिफरेंस कर्व तो IC3 है, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ हुआ है, हाईएस्ट पॉसिबल। पॉसिबल जो है हमारी इनकम लेवल के बीच में जो हाईएस्ट पॉसिबल है, और वो है IC2, ठीक है। तो जो स्लोप है बजट लाइन की वो इक्वल होनी चाहिए किसके, स्लोप इंडिफरेंस कर्व की स्लोप की, यानी कि वो दोनों टेंजेंट होने चाहिए एक दूसरे के। टेंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सो एज वी नो दैट, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, कि बजट लाइन की स्लोप क्या होती है, इनकम लाइन की स्लोप होती है प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी Y, और यू कैन से प्राइस ऑफ शुगर और डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ टी। So whereas the slope of the indifference curve की slope किससे determine होती है, it is determined by the marginal rate of substitution between the two commodities, that is MRS sugar और tea, या MRS between X and Y, which is the ratio of marginal utilities derived from both the commodities. हमने ये इंडिफरेंस कर्व की कॉन्सेप्ट में पहले भी पढ़ा है, यू हैव मस्ट हैव स्टडीड दैट। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड दैट देन यू कैन सी हेयर, ये जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं ऐसे राउंड शेप में होती हैं, इनकी जो स्लोप होती है वो किससे डिटरमाइन होती है, वो इनकी स्लोप डिटरमाइन होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि आप एक कमोडिटी के लिए, एक कंज्यूमर टी के लिए कितना सब्सटीट्यूट करेगा शुगर को, मतलब वो कितनी कमोडिटी टी की घटा सकता है शुगर की कमोडिटी उतनी बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं, एक गुड के लिए दूसरे गुड को कितना सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब कि आपको केक भी खाना है और आपको शुगर भी परचेज़ करनी है, तो आप कितनी शुगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे फॉर द पीस ऑफ केक, ठीक है। सो दिस इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द टू कमोडिटीज़, यानी कि एक कमोडिटी को ज़्यादा खरीदने के लिए आप दूसरी कमोडिटी को कितना सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप किससे डिटरमाइन होती है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डिटरमाइन होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसके बराबर होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बराबर होता है मार्जिनल यूटिलिटी के। मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कमोडिटीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी रेशियो के, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y। यहाँ पर बहुत क्लियर टर्म्स में मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, यू कैन सी दैट। सो इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर बनता है, जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, जहाँ पर स्लोप ऑफ बजट लाइन दैट इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी Y इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टी। क्योंकि यहाँ पर हमने शुगर और टी का एग्जाम्पल लिया इसलिए शुगर एंड टी लिखा है, आप गुड X एंड गुड Y का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स।
दैट इज़ अ रेशनल अप्रोच। तो आप गुड एक्स एंड गुड वाई का ही लीजिएगा, आई वुड प्रेफर। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, यानी कि प्राइसेस की रेशियो बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो के, वहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो फुलफिल हो जाती है। बट सी, दिस फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। ये ज़रूरी है कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बट इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन इज़ नेसेसरी। अगर ये नहीं होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, यानी कि एक और कंडीशन भी जो है जो हमें फुलफिल करनी है, एंड दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। Here you can see that now the second order condition state that the indifference curve must be convex to the origin, following the law of diminishing marginal rate of substitution, that is the slope of the indifference curve decreases as we move along from left to downwards to the right. This is the sufficient condition. Now here you see वो कह रहे कि जो स्लोप है ना इंडिफरेंस कर्व की, वो कॉन्वेक्स होनी चाहिए टू द ओरिजिन। ये जो आप शेप देख रहे हैं जो इंटीरियर इनवर्ड्स को दबी हुई है, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्केव कैसी शेप होती है? कॉन्केव शेप होती है जो आउटवर्ड्स को होती है। लेट मी शो यू। कॉन्केव शेप होती है ऐसी, ये देख रहे हैं आप, ये होती है कॉन्केव शेप। तो इसकी जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है? हमारी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यही कहती है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए। वो ऐसे होनी चाहिए इनवर्ड को, ना कि ऐसे बाहर आउटवर्ड नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये गलत है, ये रॉन्ग है। आउटवर्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व इनवर्ड होनी चाहिए, जैसे ये आपको शो करी है, ठीक है। तो अगर वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, देन दिस इज़ द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, देन वी अंडरस्टैंड दैट कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि अब जो है उसके प्राइसेस की रेशियो जो है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो गई, यानी कि जो उसकी इनकम है वो बराबर हो गई, जितनी उस इनकम में से उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलती है उसके बराबर हो गई। तो लेट अस मूव टू द कंक्लूजन। Here consumer will be equilibrium at point E where the IC1 touches the budget line, as we have seen above in the diagram. Here both the necessary as well as the sufficient conditions are fulfilled. दोनों conditions fulfilled हो रही हैं. As we have seen that points above equilibrium E are desirable हैं, but they are not attainable, जो हमने अभी बात करी है, due to the constant income of the consumer. While region representing B, जो नीचे का region है, ये जो हमने अभी बात की थी, region मतलब ये जो B वाला एरिया है, ये जो नीचे का सारा एरिया है, E पॉइंट के नीचे जितना भी एरिया है, ये क्या है? ये अटेनेबल तो है, बट दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल बाय द कंज्यूमर, बट बिकॉज इट डज नॉट मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी, एंड दस कंज्यूमर विल चूज अ पॉइंट ऑन द हाइएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व. This word is really important, highest possible indifference curve. This is really important. Okay, so this was basically the concept of equilibrium. I have tried to explain it in a more and more simpler way, but still if you have any confusions, then you can write it in the comment section below. I'll definitely try to answer your queries. Thank you very much, and if you really like the video, then kindly subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you.